हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सॉलिड स्टेट्स में सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन और बेसिक टर्म्स सीखे थे। उसके साथ ही हमने डिफरेंट यूनिट लैटिसेस के बारे में भी पढ़ा था। आइए एक बार जो यूनिट लैटिसेस पढ़े थे उनका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने अभी तक 3 तरह के यूनिट लैटिसेस सीखे हैं। वो भी कौन से वाले? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सिंपल क्यूबिक, जिसे आप प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट लैटिस और फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। प्रिमिटिव जहां एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट थे और हर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। तो 8 कॉर्नर एटम्स थे, कंट्रीब्यूशन था 1/8। इट मींस सिंपल क्यूबिक यूनिट लैटिस हैव 1 इफेक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट लैटिस। सिमिलरली बॉडी सेंटर के लिए एटम्स कॉर्नर पर तो थे ही और एक एडिशनल एटम प्रेजेंट था कहां? बॉडी के सेंटर पर, जिसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना था? 1 कंप्लीट एटम टू द यूनिट लैटिस। तो कॉर्नर एटम्स थे 8, कंट्रीब्यूशन था 1/8 प्लस 1 जो कि सेंटर पर प्रेजेंट है। इफेक्टिवली 2 एटम्स प्रेजेंट थे यूनिट लैटिस के अंदर, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट लैटिस में। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट लैटिस की बात करूं तो यहां इफेक्टिव 4 एटम्स प्रेजेंट हैं यूनिट लैटिस में, 8 कॉर्नर्स पर जिनका कंट्रीब्यूशन है 1/8 और 6 फेस के सेंटर्स पर जिनका कंट्रीब्यूशन था 1/2। ये पॉइंट हमने सीखा था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट लैटिस में, साथ ही जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते थे। और एक और पॉइंट था, यहां आपसे पूछा जाता था रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में रिलेशन बताइए। सिंपल क्यूबिक के लिए A = 2r, बॉडी सेंटर के लिए √3a = 4r और फेस सेंटर के लिए √2a = 4r लिया था बेटा। फेस सेंटर में जो एटम्स थे वो एक फेस का सेंटर और कॉर्नर एटम्स आपस में जुड़े हुए थे। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में बॉडी सेंटर अपोजिट कॉर्नर एटम्स के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए √3a बराबर 4 आ रहा है। √3a बराबर 4r आया था। अगर यहां हम बात करें तो हमने यहां इनका पैकिंग फ्रैक्शन और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स को भी लिखा है। आज के लेक्चर में हम लेक्चर शुरुआत करें उससे पहले मुझे याद आया मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन भी दिया था। आइए पहले उस चैलेंज क्वेश्चन को देखते हैं। चैलेंज क्वेश्चन इस तरह से था कि आपको एक क्यूबिक यूनिट सेल दिया गया था जिसमें X एटम्स आर प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर्स, Y एटम्स आर ऑन द रिमेनिंग कॉर्नर एंड ओनली एट दोज फेस सेंटर्स विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। यहां लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। X कहां प्रेजेंट था? 6 कॉर्नर्स पर। Y प्रेजेंट था रिमेनिंग कॉर्नर्स पर। बेटा 8 कॉर्नर्स थे, ऐसा करता हूं एक क्यूब भी ले लेता हूं साथ में। X एटम्स प्रेजेंट थे 6 कॉर्नर्स पर, Y एटम प्रेजेंट थे रिमेनिंग कॉर्नर एंड ऑन द फेस सेंटर्स विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। Z एटम प्रेजेंट था रिमेनिंग फेस सेंटर्स पर और बॉडी सेंटर पर। इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो X एटम है उसकी पोजीशन क्या होगी। मेरे लिए जो X एटम है वो 6 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 और 6। Y एटम रिमेनिंग कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। Y के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, Y और साथ में Y एटम जो प्रेजेंट है वो है फेस सेंटर्स पर विच आर नॉट अपोजिट। ऐसे फेस सेंटर्स पर जो कि एक दूसरे के अपोजिट ना हो। मतलब अगर हम एक Y यहां ले रहे तो ये वाला प्लेन अभी खाली है, एक Y यहां ले रहा हूं तो ये वाला प्लेन अभी खाली है, एक Y अगर पीछे वाले प्लेन पे लिया है तो आगे वाला प्लेन अभी खाली है। Z एटम्स की बात करें तो Z एटम्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पर और रिमेनिंग फेस सेंटर्स पर। रिमेनिंग फेस सेंटर मतलब इस Y के अपोजिट में, इस Y के अपोजिट में और इस Y के अपोजिट में कौन प्रेजेंट है? Z। इस तरह से आपने इसके अरेंजमेंट को विजुअलाइज किया। अब हमें निकालना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। हमने इस तरह से लिखा, बेटा 6x एटम्स प्रेजेंट है कहां? कोने पर।
6x कोने पर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, इफेक्टिव हो गया 3x/4। सिमिलरली y एटम्स प्रेजेंट हैं 2 कॉर्नर्स पर और 3 फेस के सेंटर्स पर, तो 3 फेस के सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन है 1/2 और 2y का कंट्रीब्यूशन है 1/8। सिमिलरली z एटम बॉडी के सेंटर पर और 3 फेस सेंटर्स पर है, एक z बॉडी के सेंटर पर और 3 z फेस सेंटर पर। सॉल्व करेंगे तो मुझे z मिलेगा 5z/2, y मिलेगा 7y/4 और x मिलेगा 3x/4 इफेक्टिवली प्रेजेंट इन द यूनिट लैटिस। अब हमारे पास है x 3/4, y 7/4, z 5/2। मैं ये वैल्यूज को एज अ सिंपल फॉर्मूला कन्वर्ट करने में यूज कर रहा हूं। x की जगह 3/4, y 7/4, z 5/2। बेटा इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहां 4 4 और इधर आएगा 2, तो 5 2 जब बनेगा 10, हेंस फॉर्मूला बनेगा x3 y7 z10। ये सारा काम, इसका क्वेश्चन का आंसर है x3 y7 z10। ये पूरा काम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और हमें सीखना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट। आइए शुरुआत करते डेंसिटी ऑफ सॉलिड से। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड की बात करें या डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल की बात करें, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की बात करें, डेंसिटी होती है बेटा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है डेंसिटी। अगर आप क्रिस्टल का मास ले रहे हैं तो आपको क्रिस्टल के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप यूनिट सेल का मास ले रहे हैं तो आपको यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। बात क्लियर है? यूनिट सेल का मास मींस क्या? यूनिट सेल का मास मींस यूनिट सेल में प्रेजेंट एटम्स का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए, अगर हम यहां क्यूबिक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं और हर क्यूब में उसका एज लेंथ अगर a दिया हो तो उसका वॉल्यूम a क्यूब होता है। यहां हमने लिखा है इफ लेंथ ऑफ एज इज a, वॉल्यूम विल बी a क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला बट ऑब्वियस है, इट इज मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। किस तरह से? मान लीजिए कि n पार्टिकल्स का मास है कितना? m ग्राम। लेट मास ऑफ n पार्टिकल्स इज m ग्राम। तो व्हाट इज मास ऑफ वन पार्टिकल? यूनिटरी मेथड है। n पार्टिकल्स का मास m ग्राम है तो वन पार्टिकल का मास कितना होगा? m डिवाइडेड बाय n। मास ऑफ वन पार्टिकल विल बी m by n। सपोज देयर आर z particles effectively present in the unit lattice, then the mass of unit cell will become z into m by n। वापस बोलिए, अगर n पार्टिकल्स का मास m है तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा? m by n। और z पार्टिकल्स का मास कितना होगा? z into m by n। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास है z into m by n, वॉल्यूम कितना है? a क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा z into m upon n into a क्यूब। एक स्पेशल केस देखते हैं। यदि आपको सॉलिड का मोलर मास दे रखा हो जो कि क्रिस्टलाइज कर रहा है, तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बताइए? बिल्कुल सही बोला, 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हमें पार्टिकल्स और उनका मास नहीं दिया हो, हमें क्वेश्चन में सॉलिड का नाम दे रखा हो और उसका किस यूनिट सेल में क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है ऐसा दिया हो, तो यहां पर m की जगह हम मोलर मास यूज करेंगे तो n की जगह हमें यूज करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि जब हम मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी हमें मास ऑफ वन पार्टिकल ही मिलता है। तो क्वेश्चन की प्रोफाइल देखकर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, यहां चाहिए मास ऑफ यूनिट सेल, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Z पार्टिकल हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ 1 पार्टिकल से। अब 1 पार्टिकल के लिए अगर n पार्टिकल का मास m दिया है तो 1 का m बाय n बनेगा, और अगर मोलर मास दिया है तो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, आपको 1 पार्टिकल का मास मिलेगा। Z से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट सेल का मास मिलेगा, a क्यूब से डिवाइड करने पर डेंसिटी मिलेगी। ये बात समझ में आती है। डेंसिटी के साथ ही जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी क्रिस्टल सिस्टम में दिए गए हो और उसमें आपसे नंबर ऑफ यूनिट्स पूछी जाए, तो हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने चाहिए। जैसे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, एक यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूब में इफेक्टिव पार्टिकल कितने होते हैं? 1। एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट लैटिस में कितने इफेक्टिव पार्टिकल होते हैं? 2। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4। अगर हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालनी हो तो हम क्या करेंगे बेटा? पार्टिकल्स को उनमें प्रेजेंट यूनिट सेल में प्रेजेंट एटम से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि अगर हमारे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कोई क्रिस्टलाइज हो रहा है, वहां पर इफेक्टिवली 20 पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी आएंगी? एक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल आते हैं तो 20 पार्टिकल्स में 10 यूनिट सेल आएंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम प्रेजेंट इन द यूनिट लैटिस अर्थात Z से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। जैसे अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n दिया है तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमें n को 1 से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट लैटिस के लिए हमें n को 2 से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ फेस सेंटर यूनिट लैटिस के लिए हमें n को 4 से डिवाइड करना है। और डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए एवोगैड्रो नंबर को 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पूरा ना लेकर सिर्फ 6 इंटू 10 की पावर 23 लेंगे तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। पहला सवाल है, एन एलिमेंट M हैव FCC structure with molar mass 100. Calculate number of unit cells present in 10 gram of the sample of the element. यहां आपको इस एलिमेंट का मास दिया गया है 10 ग्राम, मोलर मास भी दिया गया है 100 ग्राम। क्या हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें M एलिमेंट के निकालने हो तो हम क्या करें? हमें लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला, वो है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का, जो कि है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। और मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 10 दिया है, मोलर मास 100 दिया है। इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं एवोगैड्रो नंबर से, तो मुझे ये एक 0 से 0 कटेगा। एवोगैड्रो नंबर बाय 10 इज द नंबर ऑफ एटम्स। ये जो सॉलिड है वो FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। अगर ये सॉलिड FCC स्ट्रक्चर बना रहा है तो मुझे यहां डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करना चाहिए? 4 से डिवाइड करना चाहिए टू गेट नंबर ऑफ यूनिट लैटिसेस ऑफ FCC। तो नंबर ऑफ यूनिट लैटिसेस ऑफ FCC कितनी बन जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 4। बेटा 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि FCC यूनिट लैटिस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। आपको यहां टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। अगर मैं एक यूनिट सेल में प्रेजेंट पार्टिकल से डिवाइड करूंगा मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल जाएंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितनी आएंगी भाई? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आएंगी Na/10 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करने पर बनेगा Na/40। क्या ये सवाल क्लियर है? आइए अगला सवाल देखते हैं। Sodium element crystallizes in BCC structure. If edge length is 300 picometer, then calculate the density of solid. बेटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने का ये एक सीधा सवाल है, जहां आपको एलिमेंट दिया है
और आपको एज लेंथ दी है। यहां आपको सोडियम का मोलर मास पता होना चाहिए। सोडियम का मोलर मास कितना है? 23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आइए डेंसिटी के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। एक और काम की बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है डेंसिटी की यूनिट, क्योंकि डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है। यहां हमें जो लेंथ है वो पिकोमीटर में दी है। तो व्हाट इज 1 पिकोमीटर? 1 पिकोमीटर इज 10 to the power -12 मीटर। एंड 1 पिकोमीटर सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट यहां मैं ऐड कर देता हूं, दैट 1 पिकोमीटर इज 10 to the power -10 सेंटीमीटर। तो अगर हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है, बेटा अगर हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है, हमें पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -10 से। यह बात क्लियर है? आइए डेंसिटी का फॉर्मूला सीखते हैं। तो भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन NA मल्टीप्लाइड बाय A क्यूब। Z की वैल्यू BCC स्ट्रक्चर के लिए कितनी होती है? बिल्कुल सही, Z की वैल्यू होती है 2। मोलर मास कितना है? 23। एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 23। डिस्टेंस कितना दिया है? एज लेंथ कितना दिया है? 300 पिकोमीटर। मैं यहां एज लेंथ कितना लिख रहा हूं? 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10। मुझे ये किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। यहां मैंने उसका क्या किया? क्यूब। वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट हैव FCC structure in which edge length is 200 picometer. If 200 gram of element have 24 into 10 to the power 23 atoms, find out density of solid. बेटा क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। किस तरह का फॉर्मूला लगेगा? डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू स्मॉल m अपॉन N इंटू A क्यूब। m की जगह मोलर मास और n की जगह एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं। दो फॉर्मूले हमें पता है, बट यहां मोलर मास नहीं दिया गया है, यहां एलिमेंट का नाम भी नहीं बताया ताकि आप मोलर मास न ढूंढ पाओ। तो मोलर मास तो नहीं दे रखा, बट यहां मास ऑफ एलिमेंट दिया है और पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स दिया है। तो क्या हम यहां डेंसिटी का पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हां, डेंसिटी का फर्स्ट फॉर्मूला है Z इंटू एम अपॉन N इंटू A क्यूब। बस वैल्यूज रखिए और सॉल्व कीजिए। देखते हैं कैसे। यहां पर Z कितना है? FCC क्रिस्टल है इसलिए 4। यहां M 200 ग्राम दिया है, पार्टिकल 24 इंटू 10 की पावर 23 और एज लेंथ 200 पिकोमीटर दिया है। बेटा जब डिस्टेंस पिकोमीटर में दिया हो, हमें किस में लेना है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में लेने के लिए मैं क्या करूंगा? 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 और यहां क्या करूंगा? इसका क्यूब। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डेंसिटी मिलेगी 41.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार क्वेश्चन फिर समझते हैं। इधर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और उनका मास दिया है, इसीलिए हमने यहां मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर वाला फॉर्मूला नहीं लिया, डेंसिटी का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है। क्या बात क्लियर है? डेंसिटी का आंसर कितना आ रहा है? 41.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां जो एज लेंथ है
वो कितना दिया गया है 200 पिकोमीटर। तो इसे 200 इंटू 10 की पावर -10 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसे सेंटीमीटर में लेना है। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट विच हैव FCC स्ट्रक्चर, मोलर मास 60 इज 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड आउट एज लेंथ ऑफ यूनिट लैटिस। यहां आपको न्यूमेरिकल में सॉलिड का जो मोलर मास है वह दिया गया है, किस यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हो रहा है यह भी दिया गया है, डेंसिटी भी दिया गया है और आपसे एज लेंथ पूछा जा रहा है। तो बेटा एज लेंथ निकालने के लिए हमें क्यूबिक यूनिट सेल है, एज लेंथ हम ए अज्यूम करें तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा ए क्यूब, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम में ए क्यूब आएगा, ए यहां एज लेंथ है, ए क्यूब यहां वॉल्यूम है, तो क्यों ना हम ऐसा करें पहले ए क्यूब की वैल्यू निकालें और वहां से एज लेंथ कैलकुलेट कर लेते। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। Z FCC का Z बताइए, बिल्कुल सही, FCC का Z है 4, मोलर मास कितना है 60, एवोगैड्रो नंबर इज दिस, ए क्यूब हमने ए क्यूब की जगह रख दिया, और डेंसिटी जो कि 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है वो हमने ले ली। ऊपर मोलर मास किस में है ग्राम में, नीचे वॉल्यूम किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो मुझे चाहिए ए क्यूब का वैल्यू, तो मैंने यहां ए क्यूब को ऊपर और 6.23 को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दिया है। सॉल्व करने पर हमें ए क्यूब का वैल्यू मिलेगा 64 इंटू 10 की पावर -24, और इसका यूनिट कितना आएगा, इसका यूनिट बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास ए क्यूब आ चुका है, हमें लेना है क्यूब रूट। तो याद कीजिए 64 का क्यूब रूट कितना होता है, बहुत बढ़िया, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा 4। 10 की पावर -24 का अगर मैं क्यूब रूट करूं तो पावर में 1/3 हो जाती है पावर क्यूब रूट करने पर, तो 24 -24 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा -8। हेंस यहां a बन जाएगा क्यूब रूट लेने के बाद 4 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, जो कि इधर यूनिट सेल की एज लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर हम डेंसिटी से जुड़े न्यूमेरिकल्स और उनसे रिलेटेड कुछ वेरिएशंस सीख चुके हैं। अब हमें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सीखना है, और हमारा टारगेट है सॉलिड्स का इंटरनल अरेंजमेंट सीखना। सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना बेटा, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, वो क्रिस्टल में किस तरह से अरेंज है ये सीखना। ये अरेंजमेंट तो आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता चलेगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमें क्या पता चला वो सीख रहे हैं हम सॉलिड्स के इंटरनल अरेंजमेंट में। अभी तक हम सॉलिड्स के यूनिट सेल्स पढ़ चुके थे, वो भी क्यूबिक सिस्टम के। अब हमें सॉलिड्स का इंटरनल अरेंजमेंट देखना है। आइए देखते हैं। अगर हम वेजिटेबल मार्केट में जाएं या फ्रूट मार्केट में जाएं, हमें इस तरह से फ्रूट्स वेल अरेंज, सिमेट्रिकली अरेंज दिखाई देते हैं। यहां पर भी आप फ्रूट्स का एक लेयर्ड अरेंजमेंट देख रहे हो। इन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह एक्ट कर रहे हैं। हमारे एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन्हें भी हम सॉलिड स्फीयर ही मानते हैं। तो हाउ सॉलिड्स स्फीयर्स आर अरेंज इन 3 डायमेंशन, हमारा टॉपिक टारगेट यही है। अगर हम सिविल वॉर की बात करें, अमेरिकन सिविल वॉर की, तो वहां जब हम म्यूजियम में ये सिविल वॉर का एन्यूमिनेशन या जो सिविल वॉर के गोला बारूद है, जब हम उन्हें देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका अरेंजमेंट भी कुछ कुछ इस तरह से ही हो रहा है। इट मीन्स
जो स्फीयर्स का अरेंजमेंट है, जब हमें लेयर्ड पैटर्न में करना होगा तो इस तरह का अरेंजमेंट हमें एक स्टेबल अरेंजमेंट प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली सॉलिड्स के अंदर भी कुछ अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऐसा ही होता है, जहां हम एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, इस तरह से लेयर्ड अरेंजमेंट दिख रहा है। तो जब हम सॉलिड्स के अंदर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट स्टडी करेंगे, वहां हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को स्टडी करते समय कुछ छोटी छोटी बातें अज्यूम कर रहे हैं। जैसे पहली बात, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे हम एक स्फेरिकल यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी एटम जब क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलाइज होना चाहता है तो वो मैक्सिमम स्पेस एक्वायर करना पसंद करेगा। मींस उनके बीच में खाली जगह अननेसेसरीली छोड़ना सॉलिड की स्टेबिलिटी के लिए एक वायबल पॉइंट नहीं है। मींस हम चाहते हैं कि सॉलिड में जो एटम क्रिस्टलाइज हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल स्पेस को एक्वायर करें। बोले तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है। पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो एक सेंट्रल एटम और ज्यादा एटम्स के साथ कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, ज्यादा स्पेस एक्वायर करेगा, बीच में जगह कम खाली छूटी हुई होगी। ऐसा अरेंजमेंट स्टेबल अरेंजमेंट कहलाएगा, लोअर एनर्जी अरेंजमेंट कहलाएगा। और स्टेबल अरेंजमेंट वह होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिवन स्पेस में से ज्यादा स्पेस एक्वायर करें। बेटा मैंने पैकिंग फ्रैक्शन में ये बात डिस्कस करी है आपसे कि जिस सॉलिड का पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। वहां भी हम यही कहना चाह रहे थे कि एटम शुड एक्वायर द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इन द यूनिट लैटिस। बोले तो जो एटम्स हैं ज्यादा से ज्यादा जगह एक्वायर करने चाहिए, उनके बीच में जो खाली स्पेस है वो कम से कम होना चाहिए। किसी सॉलिड के अरेंजमेंट में इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ ही हमने इस चैप्टर में एटम्स की रेडियस को इक्वल माना है और हमने जब उन्हें अरेंज किया है तो जब हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट डिस्कस करूं। 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एटम्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में जमाएंगे। किस तरह से? कुछ इस तरह से। हमने यहां एटम्स को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अरेंज किया। जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अरेंज किया तो हमें एक लाइन ऑफ एटम मिल रहा है। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जमा दीजिए या आप चाहें तो इन्हें वर्टिकल अलाइनमेंट में जमा दीजिए, या तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में या वर्टिकल अलाइनमेंट में। इनके बीच में कोई जगह खाली छूटी हुई नहीं है। सेंट्रल एटम जो है वो 2 नेबरिंग एटम्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। What is coordination number of atom in 1 dimensional arrangement? It is 2. अरेंजमेंट की ज्योमेट्री बताइए। सर लीनियर अरेंजमेंट है, सीधा सीधा अरेंजमेंट है तो इसे लीनियर अरेंजमेंट कहेंगे। और अगर मैं कहूं इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताइए तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी 100%। बेटा वो 100% इसलिए क्योंकि बीच में कोई जगह खाली छूटी हुई नहीं है, हमने पूरा स्पेस जो दिया था वो एक्वायर कर लिया। अगर कोई पैरामीटर की बात करें तो इन 2 एटम्स के सेंटर के बीच की दूरी को हम ए, और अगर रेडियस के टर्म्स में लिखें तो आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस ए इज इक्वल्स टू 2r। अच्छा ऐसा बताइए, a इक्वल्स टू 2r यहां से पहले भी कहीं देखा था क्या? बिल्कुल सही। सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव सेल में हमने a इक्वल्स टू 2r लिया था क्योंकि वहां भी एटम अलोंग द एज जुड़े हुए हैं और एक ही लाइन में अरेंज थे। a बराबर 2r, याद हो आपको तो। अब अगर 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट में हमने एटम्स को हॉरिजॉन्टल अरेंज किया तो कैसे हम इस 1 डायमेंशन को प्लेनर अरेंजमेंट में कन्वर्ट
कर रहे हैं उसके लिए हम सीखेंगे टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू डायमेंशनल अरेंजमेंट इन द लेयर्स। और इसके लिए हम पहला अरेंजमेंट जो सीखेंगे वो है स्क्वायर क्लोज पैक। बेटा वर्ड यूज कर रहे हैं क्लोज पैक ऑफ एटम्स। क्लोज पैक का क्या मतलब है? क्लोज पैक का मतलब है एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में कोई स्पेस खाली नहीं है। जैसे क्लोज पैक का मतलब होता है एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हमें एक प्लेनर अरेंजमेंट बनाना हो तो हम दो तरह से प्लेनर अरेंजमेंट बना सकते हैं। एक यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द लेयर। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनाएं उसके लिए देखते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन ऑफ एटम्स को जमाया। ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ एटम्स है हमने इसे हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है। सेकेंड लाइन ऑफ एटम को हमने जस्ट ओवर द फर्स्ट लाइन प्लेस कर दिया। जो सेकेंड लाइन है इट इज जस्ट अबव द फर्स्ट लाइन। जो थर्ड लाइन है इट इज जस्ट अबव द सेकेंड लाइन। तो थर्ड लाइन ऑफ एटम इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ एटम इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लाइन। एटम्स आर इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट and atoms are in the vertical alignment. Atoms are in horizontal alignment and atoms are in vertical alignment. Such packing is known as square close packing. Such packing is known as square close packing. क्योंकि जब हम यहां इनके सेंट्रल एटम्स को मिलाएं या एटम्स के सेंटर को मिलाएं तो एटम्स के सेंटर को मिलाने पर मुझे एक स्क्वायर ज्योमेट्री मिल रही है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ 1, 2, 3 and 4 एटम्स आर सच विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई मुझसे पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 एंड सच पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग हमने इसलिए बोला क्योंकि एटम्स आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड एटम्स आर अरेंज इन वर्टिकल अलाइनमेंट ऑन एंड व्हेन वी ऐड द सेंटर्स वी फाउंड अ स्क्वायर इज प्रोड्यूसिंग। सर अगर हम इसको कंसिडर करें तो भी हमें एक स्क्वायर ज्योमेट्री मिल रही है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटा 4। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है इस लेयर का पैकिंग फ्रैक्शन। जब हम एटम्स को स्क्वायर क्लोज पैक करते हैं, जब हम एटम्स को स्क्वायर क्लोज पैक करते हैं तो लेयर का पैकिंग फ्रैक्शन आता है 52.4%। It means the void space is 47.6%. void space क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये जो खाली जगह छूटी हुई ना यहां पर, ये देखो ये जो स्पेस यहां खाली है, वैकेंट स्पेस है, ये जो स्पेस यहां खाली है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग voids. दिस इज रिप्रेजेंटिंग voids। और कितना हिस्सा खाली है? 47.6% स्पेस इज वैकेंट। कितना हमने एक्वायर किया है? इट इज 52.4%। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एटम्स आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड इन वर्टिकल अलाइनमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम 4, पैकिंग फ्रैक्शन बिकम 52.4%। नेक्स्ट देखते हैं, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। एक पैटर्न था स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें हमने एटम्स को हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल अलाइनमेंट में भी जमाया था। दूसरा पैटर्न जो हम कर सकते हैं वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। आइए देखते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने फर्स्ट लाइन ऑफ एटम्स आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। बेटा सेकेंड लाइन ऑफ एटम्स is present in the depression। एक बार फिर समझते हैं। फर्स्ट लाइन इज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेकेंड लाइन इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन। बेटा ये जो बीच में जगह खाली है ना इसको कहते हैं डिप्रेशन। ये जो जगह खाली है ना इसे कहते हैं डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन में सेकेंड लाइन ऑफ एटम्स को रखा और थर्ड लाइन ऑफ एटम्स को भी हमने सेकेंड लाइन के डिप्रेशन में रख दिया।
इससे हमें जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का बनता हुआ दिख रहा है, जो अरेंजमेंट है वो हमें हेक्सागोनल बनता हुआ दिख रहा है। और ये जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है उसमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर था 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर इस लेयर का, ये जो लेयर आपने हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर बनाई है, इसका अगर मैं आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछूं तो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 60.4% और वॉइड स्पेस आएगा 39.6%। इन वैल्यूज को हमें याद रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है 60.4%, वॉइड स्पेस कितना 39.6%, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। लेयर का अरेंजमेंट कैसा है, हेक्सागोनल। तो जो आपकी लेयर बन रही है, अब जो प्लेनर बन रहा है 2 डायमेंशन का, उसमें हमें हेक्सागोनल पैटर्न दिखाई देगा, जबकि इससे पहले हमें लेयर के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिखाई दे रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि विच पैकिंग यू प्रिफर इन द लेयर, आइदर इट इज हेक्सागोनल और यू प्रिफर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, हम लेयर के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर कर रहे हैं हेक्सागोनल? हमारा टारगेट था मैक्सिमम स्पेस को एक्वायर करना। कहां पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में या स्क्वायर क्लोज पैकिंग में? बहुत बढ़िया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अराउंड 60% पैकिंग फ्रैक्शन आता है, जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 52.4% होता है। कहां पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है? हेक्सागोनल लेयर के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है। कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल का 6, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 4 है, तो हेक्सागोनल लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा है। इट मींस वी प्रिफर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द लेयर। बट क्या स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर लेकर भी हम मल्टी लेयर अरेंजमेंट बनाते हैं? जी हां, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी मल्टी लेयर अरेंजमेंट बनता है। हेक्सागोनल लेयर को लेकर भी एक लेयर के बाद दूसरी लेयर अरेंज करेंगे तो वहां भी मल्टी लेयर अरेंजमेंट बनेगा। पहले मल्टी लेयर अरेंजमेंट सीखने के लिए हम पहले लेयर के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग कंसीडर करते हैं और स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेकर हम किस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं वो सीखते हैं। वो है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक पैकिंग या मल्टी लेयर अरेंजमेंट यूजिंग सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बेटा, मैंने यहां एक स्क्वायर क्लोज पैक लेयर कंसीडर किया। यहां एटम्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अरेंज है। एग्री? मान लेते हैं कि इस लेयर को हमने एक सिंबल ए दे दिया, कैपिटल ए। अब मैंने यहां एक सेकेंड लेयर को प्लेस किया। ये जो सेकेंड लेयर है वो मैंने फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर रख दी। जो थर्ड लेयर है वो सेकेंड लेयर के ऊपर रख दी। फोर्थ लेयर है वो थर्ड लेयर के ऊपर रख दी। आइडेंटिकली हम लेयर्स को अरेंज करते जा रहे हैं। तो हम इसे अगर लेयर ए कह रहे हैं तो लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए रखी जा रही है। ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है ए ए ए ए ए ए अरेंजमेंट। वापस, सच अरेंजमेंट इज नोन एज ए ए ए ए ए अरेंजमेंट। एक बार फिर समझते हैं। अगर हम लेयर के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग कंसीडर करें, अगली लेयर को हम इस लेयर के जस्ट ऊपर ला के रख दें, नेक्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर पर और फोर्थ लेयर को थर्ड लेयर के ऊपर आइडेंटिकली रखें, तो हमें ए लेयर मिल रही है। और ऐसा अरेंजमेंट हमें जो यूनिट सेल देगा वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगी। देखिए, मैं क्या करता हूं, इन सेंट्रल एटम्स को लिंक कर देता हूं। इस तरह से
अगर मैं इन 4 एटम्स को रिमूव करूं इस अरेंजमेंट में से, तो हमें ये 4 हार्ड स्फीयर्स, 8 हार्ड स्फीयर्स इस तरह से दिखेंगे, 4 इस प्लेन में और 4 पिछले वाले प्लेन में, 4 ये आगे वाले प्लेन में और 4 पिछले वाले प्लेन में। इस प्लेन को अगर हम ए प्लेन, तो पिछले वाले प्लेन को भी हम ए प्लेन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अरेंजमेंट कहलाएगा ए, और इस अरेंजमेंट का यूनिट सेल कहलाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और जो पैरामीटर्स हैं वे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के ही पैरामीटर्स होंगे। एक लेयर का पैकिंग फ्रैक्शन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना था? 52.4%। पूरी यूनिट सेल का भी कितना होगा? 52.4%। कारण क्या है? सर एक लेयर के जस्ट ऊपर एक लेयर, एक लेयर के जस्ट ऊपर एक लेयर रखी है, तो जो लेयर का पैकिंग फ्रैक्शन है वही यूनिट लैटिस का भी पैकिंग फ्रैक्शन होगा। क्या यहां हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कैसे हमने मल्टी लेयर अरेंजमेंट बनाया ये समझ आया? हमने एक स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर रखी, और इसका यूनिट सेल जो है वो कहलाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो है 52.4%। एक और यूनिट सेल है जो कि है बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब देखिए, बॉडी सेंटर जो यूनिट सेल है उसके लिए जो हमारी लेयर का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। यहां जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जो मुझे बनानी है उसमें हमने जो लेयर्स लिए उसमें एटम्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में हैं। जब एटम्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में हैं बट ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, वापस से बोल रहा हूं, ये एटम्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो यहां लेयर क्लोज पैक अरेंजमेंट नहीं कहलाती। वापस बोल रहा हूं, यहां लेयर क्लोज पैक अरेंजमेंट नहीं कहलाती, ये एटम्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब हमने यहां सेकेंड लाइन ऑफ एटम्स को रखा और इधर हमने एटम्स को अरेंज किया, तो आपको एक प्लेन नीचे वाला और एक प्लेन ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसे हमने लेयर ए से और ऊपर वाले को हमने लेयर बी से रिप्रेजेंट किया, तो जब हम यहां थर्ड लेयर रखेंगे तो वापस से हम इस लेयर के इस गैप के ऊपर रख रहे होंगे, तो हमें ए बी के बाद वापस कौन सी लेयर मिलेगी? बी ए के बाद बी और फिर वापस ए लेयर मिलेगी। तो ऐसा पैटर्न अरेंजमेंट कहलाएगा ए बी अरेंजमेंट, और इससे बनने वाली जो यूनिट लैटिस है वह कहलाएगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स लोअर लेयर में, इसको हम चाहें तो इसे मैं लिख देता हूं लेयर ए, इसे लिख देता हूं मैं लेयर बी, और वापस मैं लिख देता हूं लेयर ए। बेटा देखते हैं, देखो ये फर्स्ट लेयर, उसके डिप्रेशन में हमने एक सेकेंड लेयर रखी बी वाली, और ये हमने रखी है थर्ड लेयर ए बी। इस तरह से पैटर्न रिपीट हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां जो अरेंजमेंट है वो ए बी अरेंजमेंट है, बट लेयर इज नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैक। इस लेयर को हम कॉम्पैक्ट क्लोज पैक लेयर नहीं कहते। साथ ही इसका पैकिंग एफिशिएंसी 68% आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम पहले ही सीख चुके हैं, कितना है? 8। हम यहां पर यह बात सीख चुके थे कि कैसे हम 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते। 2 डायमेंशनल में हम 2 तरह का अरेंजमेंट सीख चुके हैं, एक स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट को ए रिपीट करेंगे तो जो यूनिट सेल बनेगी वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगी। बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए एक अलग लेयर अरेंजमेंट है जहां लेयर में एटम आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो अभी तक हमें जो बात ध्यान रखनी है वो है स्क्वायर क्लोज पैक लेयर लेकर अगर हम ए पैटर्न बनाते हैं तो उसका यूनिट सेल हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जनरेट करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेकर
हम लेयर्स का अरेंजमेंट और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करेंगे।